हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका मेरे इजी केमिस्ट्री चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम पढ़ेंगे, नाम दिख रहा है आपको, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन्स। ठीक है, तो ये कक्षा 12वीं की यानी कार्बनिक रसायन का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, अब हम हेलो एल्केन और हेलो एरीन्स का परिचय देखते हैं। सबसे पहले बच्चों मैं आपको बता दूं, ये जो कार्बनिक रसायन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये बच्चों के लिए काफ़ी कठिन पड़ता है। इसलिए पहले आप लोग अपने पास पेन, कॉपी, पुस्तक रख लें, उसके बाद ही इसको पढ़ें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअल में देखा जाए तो मैथ्स के जैसे होता है कि हम उसको जितना यानी लिख कर पढ़ेंगे उतना हमको मतलब फ़ायदा होगा या हमें ज़्यादा समझ में आएगा। दूसरी बात मैं बताऊं, यदि आपने कक्षा 11वीं की, क्लास 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे पढ़े हैं, है ना, जिसमें कार्बनिक रसायन था, हाइड्रोकार्बन्स था, ये 2 चैप्टर यदि आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं तो आप ये समझिए कि आपको क्लास 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और यदि आपने मान लीजिए नहीं पढ़ पाए हैं तो आप पहले उसको एक बार पढ़िए, और यदि आप पलटाना नहीं चाहते बुक तो उसकी मेरे ही यूट्यूब चैनल पर कक्षा 11वीं के लिए मैंने उसके पूरे वीडियो बना रखी हूँ। आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए और उसके वीडियो को देखिए, समझिए। ठीक है, तो अब हम कक्षा 12वीं की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर ये पढ़ने जा रहे हैं, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो सबसे पहले आप कॉपी रखिए अपने पास, पेन रखिए, बुक रखना है तो रखिए, नहीं तो मत रखिए, लेकिन पेन और कॉपी लेके ही पढ़ने बैठेंगे। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं हम हेलो एल्केन, उसके बाद हम देखेंगे हेलो एरीन्स। पहले हम आज हेलो एल्केन को पूरा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब नाम से स्पष्ट है कि ये है एल्केन और एल्केन के साथ जुड़ा हुआ है हेलो। ठीक है, तो हम वन बाय वन समझते हैं कि हेलो मतलब होता है हेलोजन, हेलोजन। ठीक है, हेलोजन पी ब्लॉक का एलिमेंट है ना। हम इसको सामान्यतः एक्स से दर्शाते हैं और इसमें कौन कौन आता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये आते हैं आपके हेलोजन परमाणु के अंतर्गत। अब फिर हेलो समझ लिए, एल्केन आपको मालूम है, एल्केन हम इसका सामान्य सूत्र, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसका सामान्य सूत्र है CnH2n+2। ठीक है, तो ये एल्केन है। हमने इसमें कुछ बनाए भी थे, आपको पता होगा, CH4, C2H6, C3H8, इस तरह से एल्केन होता है। यदि एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु से करा दिया जाए, यदि एल्केन, ये पूरे एल्केन है, एल्केन के हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन किसी हेलोजन परमाणु से करा दिया जाए तो जो हमें प्राप्त होता है ये CH3, एक H यहाँ से निकाल दें और उसके जगह हम किसको बिठाल दें, हेलोजन परमाणु को, तो ये हो जाएगा X। ठीक है, तो ये हमें मिल गया हेलो एल्केन। ठीक, तो हेलो एल्केन क्या है, एल्केन ही है। एल्केन के किसी हाइड्रोजन परमाणु को यदि हेलोजन परमाणु के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाले यौगिक को हेलो एल्केन्स कहते हैं। ठीक है, तो ये हेलो एल्केन्स की एक सामान्य परिभाषा हो गई। अब हम इसी में थोड़ा सा हम क्या देख लेते हैं, यानी हम अगर इसका सामान्य सूत्र बनाना चाहें तो CnH2n+1 और यहाँ क्या जुड़ जाएगा, X। ठीक,
अब हम इसकी थोड़ी सी नामांकरण पढ़ लेते हैं। तो बच्चों, जो नामांकरण है ये कक्षा 11 में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। आपको वही मैंने पहले भी कहा कि मेरे चैनल पर जाके आप कक्षा 11 का जो है वो देख लेंगे वीडियो, तो उसमें आपको नामांकरण पूरी तरीके से स्पष्ट हो जाएगा। पर मैं यहाँ पे भी थोड़ा सा बता दे रही हूँ। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो नामांकरण में सबसे पहले हम देखते थे रूट वर्ड। रूट वर्ड यानी किसी भी कार्बनिक यौगिक जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसमें कार्बन की कितनी कार्बन की श्रृंखला बनी हुई है ना, इसको रूट वर्ड कहते थे। फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, मान लीजिए CH3 CH3 2 CH3 इस तरह से, ठीक है। तो अब हमको इसको रूट वर्ड, इसमें कार्बन की कितनी श्रृंखला है, 1 2 3 कार्बन की इसमें श्रृंखला है। तो हम 1 कार्बन की हो तो मैथ, 2 की हो तो एथ, 3 की हो तो प्रोप, यानी हम इसको प्रोप बोलेंगे। और फिर हम उसमें लगाएंगे सफिक्स या इसी को हम कहते हैं अनुलग्न। इसको हम बोलते हैं मूल शब्द और इसको हमने कहा अनुलग्न। तो अनुलग्न हमको पता है कि ये किस तरह का हाइड्रोकार्बन है। यदि ये सब सैचुरेटेड है यानी एल्केन का है तो अनुलग्न क्या लग जाएगा, एन। एल्कीन का होता तो अनुलग्न लग जाता इन, एल्काइन का होता तो अनुलग्न लग जाता आइन, ठीक है। अब ये तो हो गया एल्केन। अब हम इसे हेलो एल्केन बनाना है तो आप किसी भी एक स्थान पर, मान लीजिए हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर दिया, किसके द्वारा, Cl के द्वारा, ठीक है। ये हेलोजन परमाणु है Cl। तो अब हम इसका नामांकरण करेंगे इस यौगिक का। तो देखेंगे जहाँ से भी, देखिए आपको याद अगर ना हो तो हम 1 बाय 1 रिपीट करते हैं। सबसे पहले हम कार्बन की एक लंबी श्रृंखला का चयन करते थे और उसमें हम फिर देखते थे कि प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट कहाँ से पास पड़ा हुआ है। तो हम देखेंगे, इसका अंकन करेंगे। हमारे पास लंबी श्रृंखला ये हमको दिख रही है, ये है आपकी लंबी श्रृंखला। अब हम देखेंगे कि Cl जो परमाणु है वो कहाँ से पास पड़ेगा, वहाँ से हम उसका अंकन कर देंगे। ये अंकन यहाँ से होगा 1 2 3, क्योंकि Cl यहाँ 1 है। यदि इधर से अंकन करते तो 1 2 3 हो जाता। तो यहाँ पर अब हम लगा देंगे प्रीफिक्स यानी पूर्व लग्न। तो बच्चों, जो IUPAC है, IUPAC ये जो हेलोजन परमाणु को प्रीफिक्स के रूप में देखता है, यानी पूर्व लग्न के रूप में देखता है। यानी अब हम यहाँ तक देख लिए, मूल शब्द 3 कार्बन वाला था तो प्रोप दिख रहा हमें कि सभी संयोजकता पूरी है, यानी ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन का है तो एन, और 1 नंबर पर Cl लगा है तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो प्रोपेन। आ रही है बात समझ में? तो इस तरह से इसका नामांकरण हो जाता है 1 क्लोरो प्रोपेन, है ना। तो हम इसको प्रीफिक्स के रूप में रखते हैं, ये भी एक प्रतिस्थापी के रूप में रहता है। अब इसी तरह से 1 क्लोरोप्रोपेन हो गया। अब मान लीजिए हमने दूसरे नंबर कार्बन पर भी यहाँ पर एक Cl ले आए, तो 1 2 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4। तो अब देखिए अब क्या हो जाएगा, यहाँ हम फिर से अंकन यहीं से करेंगे क्योंकि ये Cl इसी दिशा से पास पड़ रहा है। तो 1 2 3, ठीक है। लेकिन हमको दिख रहा है कि पहले नंबर कार्बन पर भी Cl परमाणु है और दूसरे नंबर कार्बन पर भी Cl परमाणु है। 2 जगह Cl है, इसलिए वो डाई क्लोरो आ जाएगा।
नाम के आगे क्या आ जाएगा, डाई क्लोरो। लेकिन किस किस पोजीशन पर, डाई क्लोरो तो आएगा लेकिन कौन कौन से पोजीशन पर है, 1 पर भी है और 2 पर भी है। तो 1 2 डाई क्लोरो, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। समझ में आया? इस तरह से हम इसका नामांकरण करते हैं, 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। एक और नामांकरण बता देती हूं मैं, ठीक। एक और नामांकरण देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल CH3 CHCl CHCl CH2 CH3, ठीक है। हम एक काम करते हैं, इसमें एक प्रतिस्थापी और ले आते हैं, थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी यदि हम यहाँ पर एक Cl3 ले आते हैं, ठीक है। तो अब देखिए, अब यहाँ पर आप सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लीजिए। 1 2 3 4 5 सबसे लंबी, बाकी सब छोटी छोटी। 1 2 3 1 2 3 4 5, चाहे सीधा पकड़ें चाहे इधर से पकड़ें, बात एक ही है। तो हम सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रृंखला का चुनाव कर लेंगे, ठीक। अब देखिए, हमें प्रतिस्थापी 2 तरह के मिल रहे हैं, एक प्रतिस्थापी Cl भी है और एक प्रतिस्थापी CH3 मैथिल ग्रुप भी है। अब हमको इसमें देखना होगा कि हम अंकन कहाँ से करें। हम अंकन यहाँ से करते हैं, तो 1 2 3 4 5, यानी हमको दूसरे नंबर कार्बन पर Cl प्रतिस्थापी मिलता है। हम इधर से भी अंकन करेंगे, 1 2 3 4 5, तो हमको इधर दिख रहा है कि दूसरे नंबर पर हमको क्या मिल रहा है, मैथिल पार्श्व श्रृंखला हमको मैथिल की मिल रही है, और 3 और 4 पर हमको क्लोरो मिल रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर, चूँकि ये क्या है, ये हेलो एल्केन है, यहाँ पर हेलोजन जो है वो क्रियात्मक समूह जैसा ही होता है, यानी उसके सभी रासायनिक गुण ये Cl परमाणु पर निर्भर करते हैं, इसलिए हमें प्राथमिकता Cl परमाणु को देनी होगी और हमें अंकन इधर से करना होगा, 1 2 3 4 5, यानी इधर से अब दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर क्या हो गया, Cl हो गया, ठीक है। तो अब नाम हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरो, 2 3 डाई क्लोरो, 4 मैथिल, कॉमा लगा देंगे, 4 मैथिल, चौथे कार्बन पर मैथिल जुड़ा हुआ है, और टोटल कितने कार्बन हैं, 5 हैं, तो हो जाएगा पेंट, और सब के सब में सिंगल बॉन्ड है, तो ये एल्केन है, तो पेंटेन, एन प्रत्यय लगा देंगे, तो इसका ये नामांकरण हो जाएगा 2 3 डाई क्लोरो 4 मैथिल पेंटेन, ठीक है। तो हम IUPAC इतना ही समझेंगे, इसके बाद हम इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, तो इसको अब मिटा दें। अब हम देखते हैं इसका वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन। या वर्गीकरण, देखिए, कार्बन परमाणु की संख्या के आधार पर, हेलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर हम सबसे पहले इसका वर्गीकरण देखेंगे कि किसी एल्केन में हेलोजन परमाणु की संख्या कितनी है, ठीक।
तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिए इसमें हम पहला देखेंगे मोनो हेलो एल्केन, ठीक। और इसी को हम एल्किल हैलाइड भी कहेंगे, इसी को एल्किल हैलाइड। और पूरे जो आपका ये जो पार्ट है जिसमें बनाने की विधि, रासायनिक गुण, सब हमको इसी का पढ़ना है, यानी ज़्यादातर इसी का पढ़ना है। फिर थोड़े बहुत और होंगे, लेकिन इसका मुख्य रूप से पढ़ना है मोनो हेलो एल्केन। यानी इसमें हेलोजन की संख्या मोनो यानी कितनी होगी, केवल एक होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लें CH3 CH2 ये Cl। देखो हम हेलोजन के स्थान पर X के स्थान पर आपको बता ही दिया है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो है 4 ये हेलोजन के अंतर्गत आते हैं। हम उसका कोई भी परमाणु ले सकते हैं, हम क्लोरो हर बार ले रहे हैं, ठीक। तो ये मोनो हेलो या मोनो क्लोरो एल्केन में क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मोनो क्लोरो इथेन, मोनो क्लोरो इथेन, 2 कार्बन वाला है ना, इसलिए ये हो जाएगा मोनोक्लोरो इथेन। तो इसके आधार पर हम देखें मोनो हेलो एल्केन, सबसे पहला वर्गीकरण। अब देखिए ये मोनो हेलो एल्केन भी 3 प्रकार से हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि CH3 CH2 Cl, ठीक है, तो यहाँ पर दिख रहा है हमें कंसीडर करना है ये कार्बन और उस कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन। कौन से कार्बन को हमें कंसीडर करना है, जिस कार्बन से डायरेक्ट हेलोजन परमाणु जुड़ा है, हमें उस कार्बन को कंसीडर करना है। यदि वो कहीं से भी शाखा नहीं निकली हुई, यानी हाइड्रोजन परमाणु है, केवल शाखा नहीं है एल्किल समूह की, तो हम इसे कहते हैं नॉर्मल हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉर्मल 1-क्लोरो इथेन, ठीक। अब यदि ये देख लीजिए CH3 CH और ये निकल गई CH3 की शाखा और यहाँ आ गया Cl, ठीक है। 4 संयोजकता तो रहेगी, 1 2 3 4, लेकिन हम इस कार्बन को कंसीडर करें अब, जिस कार्बन से हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, तो हमको दिख रहा है कि ये द्विशाखित है। एक तो ये लंबी चेन तो खैर रहती ही है, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन परमाणु की जगह एक एल्किल समूह की शाखा निकली हुई है। तो अब हम इसको ध्यान रखिएगा, इसको हम आइसो हेलो एल्केन कहेंगे, आइसो हेलो एल्केन। इसका नाम हो जाएगा आइसो 1-क्लोरो है, 1-क्लोरो 1-मैथिल। IUPAC नाम देखिए, यहाँ पर 1 यहाँ 2, तो 1-क्लोरो जुड़ा हुआ है, 1 ही पोजीशन पर क्या है, मैथिल, 1-क्लोरो 1-मैथिल, 2 कार्बन की लंबी शाखा, तो इथेन, ठीक है, ठीक है। हालांकि इसको अब हम आगे देखें तो हालांकि ऐसा नहीं होगा, ये कार्बन की श्रृंखला इस तरह से चली जाएगी, ऐसा। तो 1 2 3 कार्बन की श्रृंखला है, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरो। अब यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, ये 2 हो जाएगा, ये 3, तो ये हो जाएगा 2-क्लोरो प्रोपेन, 2-क्लोरो प्रोपेन। इसका एक्चुअल जो IUPAC नाम हो जाएगा, क्योंकि हम कार्बन श्रृंखला को इस तरह से खींच के सीधा भी कर सकते हैं। तो ये श्रृंखला 1 2 3, तो 2 पर हो जाएगा क्लोरो, तो 2-क्लोरो प्रोपेन, ठीक। लेकिन हम इसको बोलेंगे इस तरह को आइसोप्रोपिल, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, आइसोक्लोरोप्रोपिल, ठीक। और उसी के बाद अगर हम अगला देखें, जैसे CH3, यहाँ पर C, यहाँ पहले अभी एक शाखा निकली थी, यदि ये दोनों हो जाए, ये Cl, ये देखिए
यहाँ एक शाखा निकली हुई थी, अब एक और शाखा इधर से निकल गई है ना। तो इसको बोलेंगे हम नियो हेलो एल्केन। हम केवल इस कार्बन को कंसीडर कर रहे हैं, इस कार्बन को ही कंसीडर करना है अपने को, कि वहाँ पर हम देख रहे हैं कि जिस कार्बन से Cl जुड़ा हुआ है तो ये नियो हो जाएगा। ठीक, अब यह आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बाद में चल के जब हम इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ेंगे तो इसके स्थायित्व का क्रम आएगा, इसलिए अब अभी से आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल कार्बन इसको बोलते हैं। आइसो जिससे जुड़ा हुआ है उससे भी एक शाखा निकली हुई है, ये शाखा तो है ही पहले से, और नियो जो कार्बन इस Cl से जुड़ा है उसके तीनों ही तरफ या दोनों तरफ ही शाखा निकल गई तो उसको नियो। ठीक, और इसी को हम बोलते हैं प्राथमिक एल्किल ग्रुप, इसको हम बोलते हैं द्वितीयक। हाँ, ये 1 डिग्री, ये 2 द्वितीयक, या इसी को हाँ और हम द्वितीयक भी बोल देते हैं, द्वितीयक एल्किल ग्रुप, और ये हो जाता है तृतीयक या टर्शरी, इसको 3 डिग्री। ये तो यह आपको पता होना चाहिए। ये है मोनो हेलो एल्केन का ही उदाहरण है, लेकिन उस कार्बन में ब्रांच जिस तरह से निकले उसके आधार पर नॉर्मल, आइसो और नियो। ठीक है, तो इसको भी आप नोट कर लीजिए। अब इसको मिटा देते हैं। अब दूसरा हम लिखते हैं, मोनो हो गया। अब डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन यानी एल्कोन में 2 जगह हेलोजन जुड़ा होगा, 2 हेलोजन परमाणु होंगे। फॉर एग्जाम्पल CH2 दिख रहा है, 3 और 1 4 ही 3 ही हो पाए हैं। एक Cl ये 4, इसकी संयोजकता 2 और 1 3 और ये एक 4। अब ये किसका उदाहरण है? डाई हेलो एल्केन का उदाहरण है। ये क्या हो जाएगा? 1 और 2, कहीं से भी 1 इधर से 2 मानिए, कोई बात नहीं। तो ये क्या हो जाएगा? 1,2 डाई क्लोरो इथेन। ठीक, एक ऐसा भी हो सकता है, CH3 और CH, इधर से भी Cl और यहाँ से भी Cl, तो ऐसा भी हो सकता है। ये क्या हो जाएगा? 1,1 डाई क्लोरो इथेन, एक ही पोजीशन पर दोनों जुड़ा हुआ है ना, और यहाँ पर 2 कार्बन से एक एक Cl परमाणु जुड़ा हुआ है, इसलिए 1,2 डाई क्लोरो इथेन। सामान्य भाषा में हम इसको कहते हैं विसिनल या विस डाई हैलाइड। क्या है? विस डाई हैलाइड। और इसको हम कहते हैं जैम, यानी डाई हैलाइड है ना, डाई हैलाइड, जैम डाई हैलाइड। इसमें क्या है? 2 हेलोजन यदि एक ही कार्बन पर हों तो उसे जैम डाई हैलाइड, यदि 2 क्लोरीन अलग अलग कार्बन परमाणु पर हो तो उसको विस डाई हैलाइड कहते हैं। ठीक है, तो एक ये हो गया, इसको अब मिटा दें। अब आते हैं हम ट्राई हैलाइड। ये आयोडोफॉर्म ट्राई हैलाइड, यानी कार्बन पर ये देखिए, ये CH और X कितने हो जाएं? 3। इसमें क्लोरोफॉर्म आता है और इसीलिए इसको हेलोफॉर्म भी कहते हैं। हेलोफॉर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में हम इसकी रिएक्शन भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ट्राई हैलाइड यानी कि 3 हाइड्रोजन निकल गए किसके द्वारा? हेलोजन परमाणु के द्वारा, तो ये ट्राई हैलाइड हो गया। इसी तरह टेट्रा भी होता है, टेट्रा हैलाइड।
यानी इस कार्बन से चारों जो हैं, चारों हाइड्रोजन निकल गया, किसके द्वारा? हैलोजन परमाणु के द्वारा। तो ये टेट्रा हैलाइड हो गए। इसमें भी एक उदाहरण है CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, नाम सुने होंगे। इसमें क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मिटाऊं उसको? अब क्लासिफिकेशन में एक दो और देख लेते हैं जो आपकी बुक में ही दिया हुआ है। अब अगले का जो नाम है वो है एलिलिक हैलाइड। हमने पहला किसके आधार पर देखे थे? हैलोजन परमाणु की संख्या के आधार पर। अब हम दूसरा देखते हैं एलिलिक हैलाइड। एलिलिक हैलाइड देखिए, अब हम हमेशा यही देख रहे थे कि कार्बन और कार्बन से जुड़ा हुआ हैलोजन, हम इसी को कंसीडर कर रहे हैं हमेशा। यदि ये कार्बन असंतृप्त कार्बन के साथ, यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, तो ऐसे हैलाइड को एलिलिक हैलाइड कहते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 2, 2 और 2 4, यहाँ पर 1 2 3, तो 1 हाइड्रोजन लगा दीजिए। यहाँ 1 2, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन लगा दीजिए, इस तरह से, ठीक। तो ये हो जाएगा एलिलिक हैलाइड। अब तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड, बेंजिलिक हैलाइड, बेंजीन रिंग, नाम ही से स्पष्ट है, बेंजीन रिंग हो एक और उस पे कोई कार्बन जुड़ा हो। बेंजीन रिंग पे एक कार्बन और कार्बन से यदि कोई हैलोजन जुड़ा हो, तो ये 1 2, यहाँ पर CH2, तो इस तरह के हैलाइड को हम बोलते हैं बेंजिलिक हैलाइड, ठीक है। तो ये जो आपने पहला जो पढ़े थे एल्किल हैलाइड, फिर एलिलिक हैलाइड और फिर बेंजिलिक हैलाइड, ये वास्तव में ये जो तीनों प्रकार हैं, यानी जो आपका पहला था एल्किल हैलाइड, है ना, एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड, ये इसमें हैलोजन परमाणु सीधे sp3 संकरित कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यानी ये समझ लो आप, बस अभी ये sp3 संकरण पे जाएंगे तो बहुत लंबी बात हो जाएगी। यानी ऐसा कि जो संतृप्त कार्बन है उससे हैलोजन परमाणु जुड़ा रहता है, ठीक है। ये 3 जो अपन ने उदाहरण पढ़े। अब उसके बाद वर्गीकरण में और देखते हैं, 2 और बचा हुआ है। एक हो गया एलिलिक, तो अब हम एलिलिक को ही विनाइलिक हैलाइड, विनाइलिक हैलाइड। देखिए विनाइलिक हैलाइड में ये जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उससे सीधे हैलोजन जुड़ा हो। यानी यहाँ देखिए इस कार्बन जो है असंतृप्त है। क्यों असंतृप्त है? क्योंकि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन असंतृप्त कार्बन कहलाते हैं। उससे यदि डायरेक्ट हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो उसे हम विनाइलिक कहते हैं। और एलिलिक किसे कहते हैं? असंतृप्त उसके बाजू में है, डायरेक्ट जिससे जुड़ा है वो असंतृप्त नहीं है, ठीक है। तो ये चौथा हो जाएगा। और पांचवा हो जाएगा एरिक हैलाइड। एरिक हैलाइड यानी ये सीधे, अभी आपने देखा था बेंजिलिक हैलाइड में कि बेंजीन से कोई कार्बन और कार्बन से जब कोई हैलोजन, इसमें बेंजीन रिंग में यदि डायरेक्ट कोई हैलोजन जुड़ा हो तो इसे हम एरिक हैलाइड के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ये सब आप नोट कीजिए। चलिए अब हम एक और चीज, CX बंध की प्रकृति, CX बंध की
प्रकृति, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कार्बन और हैलोजन के बीच के बंध की प्रकृति पढ़ते हैं। ये वास्तव में मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये दोनों के बीच का जो बंध है वो ध्रुवीय होता है, पोलर होता है। ठीक है, अब ये क्यों होता है इसको समझ लीजिए। देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है, ये कार्बन कार्बन या कार्बन हाइड्रोजन, ये जो सभी बंध होते हैं ये सहसंयोजक बंध हैं। कार्बनिक रसायन में वैसे भी दो परमाणुओं के बीच बनने वाला बंध सहसंयोजक होता है, यानी एक एक इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। ऐसे ही C और Cl, ये हैलोजन परमाणु है ना, Cl परमाणु और कार्बन परमाणु के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है और साझे से ही ये बंध बना है। लेकिन इस Cl परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। देखो बच्चों, इंग्लिश में भी आपको जो मेन टर्म्स हैं उसका इंग्लिश भी जानना ज़रूरी होता है, क्योंकि हायर एजुकेशन में कई बार जो पुस्तकें नहीं मिल पाती या फिर हम कई बार किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा हमको कुछ कुछ शब्द टर्म्स जो हैं उनके आपको इंग्लिश पता होना चाहिए। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी या विद्युत ऋणात्मकता, अब ये क्यों ज़्यादा होती है ये मैं आपको बताऊं। ये वास्तव में P ब्लॉक एलिमेंट का तत्व है। अगर हम इसका संयोजी कोश है ना, वैलेंस सेल देखें तो वैलेंस सेल का होता है NS2NP5, ठीक है। और आपको मालूम है कि इसका अष्टक पूरा होने के लिए केवल एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते ना, अभी कितने 7 हैं, 5 और 2 7। तो इसमें अपना अष्टक पूरा करने के कारण इलेक्ट्रॉन को खींचने की शक्ति ज़्यादा होती है, या इसकी टेंडेंसी होती है, कह लो प्रवृत्ति होती है, इसी कारण इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। ये देखो बंध के इलेक्ट्रॉन को, ये CX बंध का इलेक्ट्रॉन है, ये अपनी ओर थोड़ा सा खींच जाती है। इसके कारण यहाँ पर पार्शियली या तनिक ऋणावेश आ जाता है और यहाँ पर पार्शियली धनावेश आ जाता है, और दो पोल बन गए ना, धन पोल और ऋण पोल, ध्रुव, धन ध्रुव और ऋण ध्रुव। इसके कारण ये बंध जो है वो कैसा हो जाता है, ध्रुवीय हो जाता है। तो ये भी बहुत, अब जब इसकी रासायनिक गुण वगैरह पढ़ेंगे हेलो एल्केन्स की, तो ये भी आप याद रखना। तो ठीक है बच्चों, आज हमने केवल जो हेलो एल्केन्स है उसका हम एक जनरल इंट्रोडक्शन लिए, IUPAC नामांकरण करें, उसका क्लासिफिकेशन और CX बंध की प्रकृति पढ़े। अब हम इसके बाद हेलो एल्केन के बनाने की विधियां पढ़ेंगे। तो ठीक है, अगर आपको पढ़ाई पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और देखिए, पढ़िए। ओके, बाय।